नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत 18 न्यूज का डिजिटल चैनल। मैं हूं आपके साथ फजल अब्बास। आज की सबसे खास खबर, याद होगा इससे पहले मैंने आलमनगर की एक न्यूज चलाई थी कोलंबिया स्कूल के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कोलंबिया स्कूल के बारे में। आज शुरुआत वहीं से करते हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कोलंबिया स्कूल के संचालक मजहर हुसैन से इस स्कूल के निर्माण के दौरान स्वीकृत नक्शा दिखाने को कहा एलडीए ने, जिसे दिखाने में असमर्थ रहे मजहर हुसैन, जिस पर एलडीए ने कार्रवाई करते हुए मजहर हुसैन को नोटिस दिया। आप अगर चाहें तो एलडीए लालबाग जाकर देख सकते हैं। वहां मजहर हुसैन बनाम सरकार आपको काफी मिल जाएगी। लेखपाल ने एफआईआर भी कराई थी, इसकी भी मैं न्यूज चला चुका हूं। ये उसी भूमि का जिक्र हो रहा है कि जो सीलिंग विभाग के पास है, और जब सीलिंग विभाग के पास है तो शिया वक्फ बोर्ड कैसे दे सकता है? सबसे बड़ा सवाल यह है। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कोलंबिया स्कूल के संचालक मजहर हुसैन से इस स्कूल के निर्माण द्वारा स्वीकृत नक्शा दिखाने को कहा गया, परंतु होता तो दिखाते। नगर विकास प्राधिकरण अधिकारियों को दिखाने में रहे असमर्थ स्कूल का नक्शा मजहर हुसैन, जिस पर एलडीए ने कार्रवाई करते हुए मजहर हुसैन को नोटिस दिया। कई तारीखों पर सही जवाब न देने पर एलडीए जल्द ही कोलंबिया स्कूल सील एवं ध्वस्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। ये वही स्कूल है जिसकी जमीन सीलिंग विभाग की संपत्ति है। बड़ा सवाल ये होता है, जब सीलिंग विभाग की संपत्ति है तो वक्फ बोर्ड ने, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने 33 साल की लीज पर मजहर हुसैन को दिया कैसे? इससे तो साफ नजर आता है कि बोर्ड की मंशा और बोर्ड के जो कार्य हैं वो मनमाने ढंग से अवैध और गैर कानूनी किए जा रहे हैं। इसमें एक रोचक और आश्चर्यजनक बात यह है कि 33 साल की लीज पर सीलिंग विभाग की जमीन पर शिया वक्फ बोर्ड ने स्कूल बनने के लिए आदेश दिया कैसे? सरकार इस पर संज्ञान ले और लेकर दूध का दूध और पानी का पानी करे, ताकि लोगों को कानून पर विश्वास हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि 29 सितंबर 2023 को मीटिंग करके जिस स्कूल को खोलने के लिए एक आदेश पारित किया गया, वो स्कूल का उद्घाटन तो कई महीने पहले मौलाना कल्बे जवाद और अली जैदी कर चुके हैं। फिर किस स्कूल का ये इन्होंने आदेश पास किया? दूसरी बात, ताल कटोरे की जमीन पर कब्रें हैं, तो क्या कब्रों पर बनाएंगे अस्पताल और स्कूल? दूसरा सवाल ये भी है। यानी कि आने वाले वक्त में यह साफ नजर आता है कि शिया वक्फ बोर्ड जो कब्रिस्तान की जमीन है उस पर भी अस्पताल और स्कूल बनवाएगा। यानी कि जो लोग कब्रों में दफन होते हैं अब उनको भी दिक्कत होगी। दूसरी बात, इनके ही फॉलोअरों द्वारा सोशल मीडिया पर ऐसी बातें उड़ाई जा रही हैं जैसे कि कब्र के 1 लाख या 2 लाख देने में किसी को क्या एतराज है? क्या फातिया और नजर नियाज का खाना मुर्दे तक पहुंचता है? क्या उससे मुर्दे को कोई फायदा होता है? वो तो मर ही गया। इस तरह की बातें इन लोगों की तरफ से की जा रही हैं। और इसमें कमाल की बात यह है कि सरकार और शिया समाज सो रहा है गहरी नींद। जब जागेगा तो हो सकता है शिया समाज के पास दरगाह करबलाओं के लिए जमीनें ना बचें, क्योंकि वहां बन चुके होंगे स्कूल और मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल। और सरकार जब जागेगी तो करेगी कार्रवाई, और कार्रवाई जब होगी तो दृश्य देखने वाला होगा। उधर हरदोई के बरही मामले में जिस लड़के की कल हमने वीडियो चलाई थी, आज उसी लड़की के परिवार के कुछ पुरुष और महिलाओं ने धावा बोला लड़के के घर पर और काफी उपद्रव मचाया, जिस पर लड़कों के घर वालों ने 112 नंबर डायल कर बुलाया पुलिस को। सादतगंज पुलिस मौके पर पहुंची और संज्ञान लेकर जो फॉर्मेलिटीज होती हैं पुलिस की उसको पूरा किया। इस मामले में देखते हैं आगे क्या होता है। महल्ले वालों की तरह बनना है आपको। ये बात गलत
है। मेरी बात लोग मुकदमा लिखवा उनके खिलाफ। एप्लीकेशन दोगे तो वो पर्ची बुलाया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, तो वहाँ बैठ के बातचीत होगी, तभी निष्कर्ष निकलेगा। ऐसे नहीं निकल पाएगा ना जब तक दोनों पक्ष नहीं होंगे। मतलब जाएंगी नहीं, घर बैठे पैसा भी लेंगी, उसके बाद भी कहा ये इनके रिश्तेदार हैं, जो लड़का जिसका केस है वो इसका ये मकान है, इसमें ये किराए पे रहती है। इसके साथ ही लखनऊ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक क्यों बंद हुआ और इसका डूबा हुआ पैसा लोगों को कैसे मिला, इसके बारे में भी हम बताएंगे कि अफवाह जमा सोसाइटी के अध्यक्ष श्री सैयद अली मिसम नकवी और इनकी टीम ने जो संघर्ष किया है वो बड़ा सराहनीय है कि जिनकी मेहनत और काबिज से आरबीआई द्वारा किए गए आदेश से लोगों को मिला पैसा वापस। ये भी बताते चले कि जो बैंक खाता धारक होते हैं उनका इंश्योरेंस भी 12 रुपए सालाना कटता है। ये बात हमें मिसम जी द्वारा बताई गई। इसके साथ ही एक बड़े संघर्ष के बाद इन्होंने लोगों को पैसा दिलवाया उस बैंक से कि जो डूब चुका था। और इसमें कमाल की बात यह है कि जब आरबीआई ने आदेश जारी कर दिया था तो इस बैंक ने मानने से इनकार कर दिया था, कहा मेरे पास तो कोई आदेश ही नहीं आया, जबकि वो एक मेल सोसाइटी के अध्यक्ष पास आ चुका था। आरबीआई को इस मामले का पता चलते ही आरबीआई ने लखनऊ कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस निरस्त कर दिया। डूबे हुए बैंक से कैसे निकालें पैसे, ये आज सीखेंगे हम मिसम भाई से और ये बताएंगे, क्योंकि इन्होंने बड़ी मेहनत और संघर्ष करने के बाद बैंक से डूबा हुआ पैसा निकाला। और देखिए कितनी अच्छी बात है कि जब इंसान कोई सही तरीके से कोशिश करता है तो उसको कामयाबी भी मिलती है। ये बताइए कि आपने इस कार की स्टार्टिंग कहाँ से की? देखिए ये मामला आपके पास आया कहाँ? देखिए मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी संस्था अफवाह जमा सोसाइटी, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, महिला विंग की इंचार्ज आप हैं मिथिलेश सिंह, ये संस्था जो है पति पत्नी विवाद पे काम करती है। लेकिन हर उस काम में हमारी संस्था का हस्तक्षेप रहता है जो अच्छा काम हो, नेक हो, जनहित में हो। इसी के तहत लखनऊ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो हमारे यहाँ एक ब्रांच उसकी CMS ठाकुरगंज में है, इत्तेफाक है कि मेरा अकाउंट भी उसमें था। और एक इनकी ब्रांच, इनका हेड ऑफिस है बाजार खला थाने के सामने है, और एक इनकी की हजरतगंज में लगभग 3 ब्रांचें हैं। तो उसमें कस्टमर का पैसा जमा, तो उसमें कहीं ना कहीं वो भी मैं भी हूँ, तो पैसा उसमें मेरे फंसा हुआ था। तो उसके अंदर पैसा फंसने की वजह क्या थी? पैसा उसमें बैंक लॉस में था। हाँ, बैंक जो था लॉस में था, और बैंक को आरबीआई के द्वारा चेतावनी भी दी जा चुकी थी। लेकिन इन लोगों ने पब्लिक को ये चीज़ जानकारी नहीं दी कि हमारा बैंक जो है घाटे में जा रहा है। यानी कि बैंक घाटे में होने के बाद पब्लिक को इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं दी, पब्लिक कहीं बवाल ना करे और दूसरे पैसा जो जमा होने का सिलसिला वहीं कहीं रुक ना जाए। उसके बाद में क्या हुआ, उसमें जब हम लोग गए अपना पैसा वैसा लेने के लिए, और मेरी साली की शादी पड़ गई, तो क्योंकि हमारे फादर इन लॉ मदर इन लॉ दोनों का डेथ हो गई, तो उस बच्ची की शादी मुझे करना थी जो स्टार्टिंग उसकी हुई है। तो उसके बाद में ये हुआ कि मैंने उनसे कहा कि भाई रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि मेरा पैसा दे दिया ताकि मेरी साली की शादी जो मेरी बेटी की तरह से है मैं ही उसकी शादी कर। तो नहीं, आप प्रोसीजर पूरा कर लिया, बैंक की पासबुक लाइए, आधार कार्ड लाइए, बच्ची का आधार कार्ड लाइए, टेस्ट। तो ये पहला मैटर आप अपना ही लेके गए थे? सुनिए, उसमें स्टार्टिंग यही हुई थी। तो हम जब अपना लेके पहुंचे तो उसमें नहीं जो फॉर्मेलिटी हमसे कही, मैंने उसको 15 दिन के अंदर पूरा करके सारे पेपर वहाँ जब दिए, तो 15 दिन के बाद में 8 दिन बाद हमको ये सूचना दी गई कि वो आपका पास नहीं हो सकता क्योंकि आरबीआई ने रोक लगा दी है। तो मैं तो परेशान था ही था, जैसे तैसे भी शादी मुझे करनी थी, डेट हो चुकी थी शादी की, और मैरिज हॉल वाल भी सब बुक हो गया था। तो उसके बाद में मैं परेशान हो गया, मैं शादी में भी बिजी था। उसके बाद में ये हुआ कि मैंने पता करना शुरू किया कि मेरे ऐसे और भी पीड़ित लोग होंगे। तो जब मैंने वहाँ के लोगों से, जो वहाँ पे कस्टमर थे, उनको मैंने जानकारी मिली कि कौन कौन लोग हैं, तो मुझसे धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे, और काफ़ी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की मेरे संस्था कार्यालय आए कि ऐसा है कि मेरी इस मसले में मदद की, किसी का बीमारी की वजह से पैसा उसको चाहिए, किसी की शादी, तो लोगों ने हमसे जुड़ना शुरू किया। जब मेरे बार तो क्योंकि बहुत लंबी न्यूज़ हो जाएगी, थोड़ा आप हमें शॉर्ट में होता है, ये बताइए कि आपको आरबीआई की तरफ से क्या सहयोग मिला? आरबीआई की तरफ से ये सहयोग मिला, जब मेरे पास काफ़ी कस्टमर मुझसे टकराए और उन्होंने मुझसे मदद मांगी कि आप इसमें मेरी मदद करिए, तो हमने आरबीआई में एक पत्र भेजा, जो डायरेक्टर को हमने भेजा आरबीआई गोमती नगर, कि हम आपसे भेंट वार्ता करना चाहते हैं लखनऊ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए। तो उन्होंने आपको मौका दिया? मुझको मौका दिया। हमारे साथ में यूषा एडवोकेट, मिथिलेश सिंह, मैं और एक साहब और मेरे साथ गए थे, 3-4 लोग हम वहाँ पहुँचे। आपका भी पैसा था क्या?
जी हाँ, हमारी एक एफडी थी जो कि बच्चे की फीस के लिए मैंने जमा की थी, और ये हमें 10-12 दिन तक पहले तो टालते रहे। भाई एफडी फिक्स डिपॉजिट होता है कि हमें उसी दिन, जिस दिन हमारी पूरी होती है उसी दिन हमको मिलना चाहिए। लेकिन पहले तो इन्होंने एक बार रिक्वेस्ट की फर्स्ट टाइम पे, दूसरी टाइम इन्होंने बोला कि आरबीआई ने रोक लगा दी है। बहुत गंदा बिहेव इन्होंने किया, जाइए आरबीआई से आप ऑर्डर लेके आइए, वो कह दे मेरे पास। हाँ, बैंक वाले अक्सर जो है सरकारी बैंक तो खास करके और प्राइवेट वो बदतमीजी से ही बात करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने कहा ठीक है भाई, हमें ज़रूरत है, हमारे बच्चे का साल बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आरबीआई तक दौड़ के गए, तो उन्होंने इतना कहा कि आप वो लिख के तो दें कि हमको कि आपका अकाउंट वहाँ पे है। तो तब भी इन्होंने ये कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, जो बन पड़े आप कर लीजिए। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मुझे संबंधित चौकी पे वहाँ पे सूचना देनी पड़ी, क्योंकि हमारे बच्चे के साल का सवाल था। फिर उसके बाद इन्होंने 24,000 रुपये हमारा रिलीज़ किया, बहुत मतलब पुलिस थाना होने के बाद। तो यानी कि ये मान के चलें कि आप लोगों ने ये लड़ाई मिलजुल कर लड़ी। उसके बाद में ये हुआ कि जब ये हुआ कि कस्टमर का पैसा था, फिर मैंने अपनी बात तो छोड़ ही दी। हमारे और भी तमाम भाई थे जो पीड़ित थे इस चीज़ से, जिनका आरबीआई से आपको क्या रिजल्ट मिला? क्या था रिजल्ट? ये मिला कि हमने फिर ये किया कि आरबीआई से जब संपर्क किया तो मुझे टाइम दिया गया। हम टाइम पर वहाँ पहुँचे। मेरी डॉस विभाग एक वहाँ पे है जो इसका डीआईसी जीसी के तहत काम करता है। तो मुझे वहाँ ये जानकारी मिली जो कि मुझे बैंक को बताना चाहिए थी, बैंक के मैनेजर को बताना चाहिए थी कि डीआईसी जीसी के तहत जो 2021 का कानून बनाया हुआ है उसके तहत आपका पैसा 5 लाख रुपए का जो है 5 लाख तक के वो इंश्योर्ड होता है। जो आपको पैसा अगर डूब जाता है बैंक तो आरबीआई उसको देगा। लेकिन उसका प्रोसीजर ये है कि जो नहीं, मकसद मेरा कहने का ये एकदम खुलासा बात बताइए कि मान लिए मेरा 5 लाख रुपया बैंक में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो क्या उस पर इंश्योरेंस भी रहता है क्या कोई? हाँ, जितने भी बैंक अकाउंट हैंगे, किसी भी बैंक को, बैंक का बड़ौदा हो, एसबीआई, हर जगह कस्टमर से 12 रुपये पर ईयर के हिसाब से उनका इंश्योर्ड कटता है। यानी कि जितने भी सरकारी गैर सरकारी हाँ, बैंक, वो नियम है। देखिए एक बहुत बड़ी बात आज खुलासा इन्होंने करा कि जितने भी बैंक हैं इनमें जो भी खाता धारक हैं तो इनका 12 रुपये पर साल इंश्योरेंस का कटता है। ये भी एक अपने आप, यानी कि बैंक वाले ये तो चीज़ बताते नहीं, छुपा के रखते हैं। अच्छा, इससे बैंक वालों का क्या फ़ायदा होता है छुपाने से? भाई जो लोग बहुत से ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं है, उनका पैसा अगर डूब गया कोई दोबारा क्लेम नहीं करते हैं ये चीज़ें। तो जब भी हम पहुँचे हैं नहीं, जैसे मान लिए जिनका पैसा डूब जाता है, या जैसे मान लिए जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस का पैसा तो बैंक को ही मिल जाता होगा ना? बैंक को मिलता हो या जो भी उसका ओनर होता हो, उनकी क्या अंदर रहती है, मिलाई भगत रहती है, उससे तो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन जब मैंने इसमें हाथ डाला तो मैं जब डॉस विभाग पहुंचा आरबीआई गोमती नगर, तो वहां मुझे ये बताया गया कि आप लोग का पैसा जो है अगर 5 लाख के अंदर है तो पैसा आपका मिलेगा और आरबीआई देगा, लेकिन हमारा हेड ऑफिस मुंबई देगा। लेकिन ये है कि जो बैंक आएगा, बैंक का मैनेजर ये लिख के देगा इनका खाता मेरे क्या है, वो होता है 90 दिन के, यानी कि वो वेरिफिकेशन के लिए कि कंफर्म हो जाए कि खाता आपका वहाँ पर है। उसके बाद में ये हुआ कि हम लोगों ने जाके यहाँ बैंक में जब बताया तो हमने जब मैनेजर से बात की, मैनेजर हमारे जो यहाँ जहाँ पे मेरा खाता था और भी लोगों के खाते थे, वहाँ मैंने संपर्क किया तो वो कहने लगे मुझे उसकी जानकारी नहीं है, ना मुझको ट्रेनिंग दे के यहाँ बिठाया गया, आप आरबीआई जाइए। हम यानी कि बगैर ट्रेनिंग के, यानी कि रिक्शा साइकिल चला रहे थे इनको बिठा दिया। मैनेजर ऐसा बोल रहा है कि मुझे ट्रेनिंग दे के नहीं बैठाया। ये क्या बता रही हैं? एक बैंक मैनेजर का ये कहना था कि मुझे ट्रेनिंग दे के नहीं बैठाया गया और उनका साथ पूरा स्टाफ दे रहा था, जो मर्जी आया बन पड़े, जो मर्जी आया। तो आप पूछ देती कि आपका रिश्वत दे के आए हैं? मैंने बोली थी ये चीज़ कि भाई आपको कैसे जॉब मिली यहाँ पे, तो कह रहे हैं आप जाइए आरबीआई से बात करिए, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। उनका बिहेवियर सही नहीं होता। आप महिला हैं, आपसे भी और भी आप एक वकील भी हैं। और उसके बाद उन्होंने एक चीज़ और कही, उन्होंने कहा कि अगर ज़्यादा आप लोग करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे पुलिस बुला लूँगा और कहूँगा कि मेरे बैंक में आके ये इस तरह से हरकत कर रहे हैं। कितनी गलत बात है। नहीं, महिला से भी इनका बर्ताव कितना गलत रहता है। उसके बाद में ये हुआ कि हम लोगों ने आरबीआई में जब डॉस विभाग गए, जो वहाँ एक विभाग बना हुआ है इसके लिए, तो वहाँ मुझे जानकारी दी गई और बहुत कायदे से मुझे डील किया गया और उन्हीं ने बताया कि आप अपने बैंक से जितने भी कस्टमर है सबका मैं पैसा दिलाने की जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन 5 लाख के अंदर हुए और वहाँ से फाइल वो मेरे पास भेज दें, मैं यहाँ से हेड ऑफिस भेज दूंगा, 90 दिन में सबके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। जब मैंने इनसे बातचीत की तो इन्हीं ने मुझसे बहुत बिहेव इनका गलत था। उसके बाद में इन लोगों ने जब ये सब बात करते रहे। नहीं, ये बताइए मिसाम भाई, वो तो खैर पूरी बात क्योंकि बहुत लंबी न्यूज़ हो जाएगी, आप हमें शॉर्ट में बताएं कि आप जब बॉम्बे पहुंचे तो बॉम्बे में जो वहाँ के आरबीआई अधिकारी थे उनसे आपका बिहेवियर कैसा था? जब हम लोग यहाँ से सबसे मिल के और सारे पत्राचार यहाँ से करके आरबीआई गोमती नगर से हम लोगों ने यहाँ से अपना एक डेलीगेशन लेके हम लोग मुंबई पहुँचे। उसकी सूचना हमने वहाँ आरबीआई गवर्नर
को वहां दी कि हम लोग 19-20 तारीख को वहां पर पहुंचेंगे। जिस दिन हम लोग वहां 19 तारीख को 19 जनवरी को पहुंचे हैं, 19 जनवरी 2023 को, तो वहां पे ये हुआ कि 2022 को तो हमारा बाकायदा ज्ञापन लिया गया, मुझे उसकी रिसीविंग भी दी गई। उसके बाद में उसमें आदेश किया गया कि जिन भी शिकायतकर्ताओं का जो इनकी कंप्लेन आएगी बैंक के खिलाफ, उनको निर्देश दिया जाता है कि DIC-GC के तहत इनकी कार्रवाई करें और निश्चित समय में करके मेरे पास भेज दें। पेपर में आउट हुआ है वो और वो कॉपी मेरे पास भेजी गई, जिसका यानी पत्रांक संख्या S748 ये मेरी, और ज्ञापन मेरा जो नंबर था उसका 202 नंबर था, वो मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद में इन्हीं ने कोई कार्रवाई नहीं की, ये टाले रहे। आज अभी मैंने आदेश को भी मानने से इन्होंने इनकार किया। पूरे जो RBI से 1 साल हो गया, RBI ने जो आदेश किया था कि इंश्योरेंस के तहत जो पैसा है इन लोगों का उसको उचित कार्रवाई करके वापस कर दिया जाए, वो पेपर में भी आउट हुआ था। वो कटिंग भी हम लोग को लेकर गए, पर उन्होंने कहा ऐसा मेरे पास कोई आदेश नहीं आया है। जबकि जो कॉपी उन्होंने हम लोगों को भेजी थी ज्ञापन का जवाब, उसमें ये लिखा था कि बैंक को सूचित कर दिया गया है, पर उन्होंने मतलब पेपर की कटिंग दिखाने के बाद भी कह रहे हैं मेरे पास कोई सूचना नहीं, आप जाइए यहाँ से। यानी कि उनको पैसा देना पड़ रहा होगा इसलिए वो छुपाते हैं। तो लेकिन इसमें अगर RBI अगर अपनी पे आ जाए तो बैंक के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। अगर आप जो है RBI को ये प्रूफ कर दें कि ये आपके आदेश मानने से इनकार कर रहे हैं बैंक वाले और कह रहे हैं कि हमारे पास कोई आया नहीं, तो फिर इनके खिलाफ तो कार्रवाई हो सकती है ना मैडम? देखिए हुई है कार्रवाई। उसी कार्रवाई के तहत आज जो पेपर में आउट हुआ है कि इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए, शायद उसी कार्रवाई का नतीजा है ये। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यानी कि इनके बैंक का लाइसेंस जो है वो निरस्त है। नहीं, हम बता रहे हैं, आज मेरे पास सामने पेपर में आया है RBI ने रद्द किया लखनऊ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस। ये दैनिक जागरण में मैंने देखा, NBT में मैंने देखा, ये आदेश हुआ है कि इनका लाइसेंस जो है निरस्त कर दिया गया है। और उसके अलावा वहाँ पर एक रिसीवर के ऐसे से एक आदमी बिठा दिया जाएगा जिसको भी नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद में जितने भी लोग जिनका 5 लाख के अंदर का पैसा है वो इंश्योरेंस के तहत DIC-GC के तहत वो अपना पैसा निकाल सकेंगे। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनका बैंक बंद कर दिया गया है। देखिए, लड़ाई में लोग कहते नहीं है कि एक चूटी हाथी को ढेर कर सकती है, इन लोगों ने भी वही किया है। क्योंकि एक अकेला जब लड़ता है तो वो कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन जब ये एक एक करके 5 हो जाते हैं तो ये 5 बड़े बड़ों का बजा देते हैं बाजा। तो इनकी संस्था ने ये साबित कर दिया कि अगर लोग चाहें और अपनी लड़ाई लीगल वे में लड़ना चाहें और लड़ें तो 100% आप जीत सकते हैं। और देखिए, जो लोगों का फंसा पैसा था वो भी मिला, और सबसे बड़ी बात यह कि बैंक का घमंड चकनाचूर कर दिया, क्योंकि RBI ने इनके बैंक के लाइसेंस को निरस्त कर दिया। देखिए, 20 तारीख को हम लोग वहाँ गवर्नर साहब के यहाँ पहुँचे और 24 तारीख को आदेश हो गया था कि इनको जो निर्देश दिए गए थे कि आप इनका निस्तारण कर दें, इन्हीं ने उसको भी मानने से इनकार किया। जब मेरे पास वहाँ से सूचना मेरे मेल ID पे मेरी संस्था के पास आ सकती है तो इनके कंप्लेन कर रहे हैं, इनका ये कहना है मेरे पास कोई सूचना ही नहीं। वो देखिए, ऐसा है, आप भी जानते हैं, आप लोग भी वकील हैं और मैं भी मीडिया से हूँ और देखने वाले भी हमारे सब बहुत समझदार लोग हैं। सामने वाला ये देखता है कि अब हमारा अच्छा टाइम नहीं है, अब हमारा बुरा टाइम आने वाला है, क्योंकि गलत चीज़ों का गलत परिणाम होता है, और तो वो अपने को बचाने के लिए आखिरी पैतरा इस्तेमाल करते हैं बस। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, अफ़वाह जमा सोसाइटी से आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, क्योंकि जो लड़ाई देश के समाज के लोगों के ये इसमें ये नहीं है मैडम है ये हिंदू हैं, ये शिया समाज से हैं, मैं भी शिया समाज से, हमारे बहुत से अहले सुन्नत दोस्त हैं जो शामिल है। तो ये हमारा काम है कि हम सब समाज के लोग मिलकर एक अच्छे समाज का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं और भ्रष्टाचारियों, बलात्कारियों और कमीनों को जेल के कटघरे में पहुंचाने की हम लोग करते रहते हैं तैयारी। इसीलिए हम अपनी संस्था, इनकी संस्था के साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ और भी बहुत लोग जुड़ रहे हैं, और जो जुड़ना चाहें जुड़ें और उसके साथ साथ हर तरीके से सहयोग करें। श्रमवेरी समाचार और द भारत 18 से मैं हूं फजल अब्बास। महिला शक्ति अभियान को प्रबल बनाने के लिए अमरोहा के पुलिस अधीक्षक कुंवर अनूप सिंह की एक सराहनीय कार्य देखने में आया। देखिए हमारे संवाददाता कमर हैदर की एक खास रिपोर्ट। जनपद अमरोहा पुलिस में महिला पुलिस कर्मियों की सहभागिता को और बेहतर बनाने के लिए थाना रजबपुर के थाना प्रभारी के रूप में महिला उप निरीक्षक को तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त भी नारी सुरक्षा दस्ता और शक्ति मोबाइल के माध्यम से लगातार
बाजार, स्कूल, कॉलेज और अन्य स्थानों पर स्कूली छात्राओं, महिलाओं को उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के बारे में लगातार भ्रमणशील रह के जागरूक किया जाता है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। लखनऊ में युवकों के असलाहा लेकर टिकटॉक या दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाने के मामले तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन अब महिलाओं को, युवतियों को जोश आ रहा है। गैर कानूनी अवैध असलाहे, तमंचे लेकर हाथ में बना रही हैं वीडियो और कर रही हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल। हमारी अपडेट कैसी रही हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। देखते रहिए द भारत 18 न्यूज का डिजिटल चैनल। नमस्कार, जय हिंद।